दोस्तों, उत्तराखंड असेंबली में कल पेश हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड के विधेयक को लेकर एक टीवी पैनल डिबेट के दौरान एक वक्ता ने मुझसे कहा कि इससे समाज में अराजकता फैलेगी, क्योंकि इस तरह के कानूनों से जो सेकुलर कानून आएंगे उसमें लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा मिलेगा। पहले तो हम जान लें कि लिविंग रिलेशनशिप एग्जैक्टली क्या है। जब एक स्त्री और एक पुरुष, एक लड़का और एक लड़की बिना शादी के एक शादीशुदा जोड़े की तरह साथ रहते हैं तो उसको लिव इन कहा जाता है। और इसमें जाहिर सी बात है कि शादी की कुछ बंदिशें नहीं होती, कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से कभी तक रह सकता है और कभी भी इससे अलग हो सकता है। और पहले तो एक एडल्ट्री का कानून था जिसमें एक शादीशुदा पुरुष किसी और महिला से संबंध नहीं रख सकता था, पर जैसा जानते हैं कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को भी हटा दिया। तो अब एक तरह से फ्री फॉर ऑल हो गया, कोई किसी के साथ भी रह सकता है। कुंवारे लोग रहते हैं तो जाहिर है कोई दिक्कत ही नहीं, और उनमें से कोई एक शादीशुदा अगर रह रहा है किसी और के साथ तो उसके पति या उसकी पत्नी को इस ग्राउंड पर तलाक का एक आधार मिल जाता है, लेकिन इसमें कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं आती है, आपके खिलाफ फाइन नहीं हो सकता, आप जेल नहीं जा सकते वगैरह। तो लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट पहले से जस्टिफाई कर चुकी है, अलाउ कर चुकी है, हरी झंडी दे चुकी है। ऐसे में क्या उत्तराखंड में कल पेश हुए नए विधेयक में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता के जो ये विधेयक है, इसमें क्या लिव इन रिलेशनशिप को ज़्यादा खुली छूट मिल रही है? क्या इससे समाज में अराजकता आएगी? तो इसको लेकर मैंने इसको कल डिटेल में पढ़ा और कुछ बहुत चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। आप देखें कि इस कानून के तहत कल जो पेश हुआ और जिस पर भी वोटिंग बाकी है, पर चूंकि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत है, सरकार का बहुमत है, तो माना जा रहा है कि ये कानून बन जाएगा। तो सब लिव इन रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने एक जो पहली चीज़ की कि इसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। अब रजिस्ट्रेशन आमतौर पे शादियों का होता है, पर इन्होंने कहा कि अगर एक लड़का और एक लड़की, एक पुरुष और एक स्त्री बगैर शादी के साथ रह रहे हैं तो उनको इस संबंध का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण कराना होगा। और इसके लिए एक मियाद भी तय है। एक कपल अगर साथ रहना शुरू करता है तो उसको 1 महीने के अंदर इसका रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यदि वो ऐसा नहीं कराते तो उन पर पेनाल्टी भी लग सकती है और उनको जेल भी हो सकती है। सिर्फ शादी का ही नहीं, यदि आगे चल के वो जोड़ा साथ न रहने का फैसला करता है या उन दोनों में से एक कोई शख्स, या लड़का या लड़की या पुरुष या स्त्री तय करता है कि अब हमको इस लिव इन रिलेशनशिप में और नहीं रहना है, तो उसे रजिस्ट्रार, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, जहाँ पे इस संबंध का रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण हुआ था, उसी रजिस्ट्रार के पास जाके सूचना भी देनी पड़ेगी। इस तरह उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आप एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो रहते समय भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और अगर जब वो संबंध टूट जाएगा तो भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। फिर इसमें एक और बड़ी दिलचस्प बात हो गई जो आमतौर पे शादीशुदा कपल्स की तरह होती है कि साहब, अगर आप अपने स्पाउस को, आप अपने पति को या अपनी पत्नी को डाइवोर्स दे रहे हैं तो कुछ शर्तें आती हैं, उसमें गुजारा भत्ता यानी मेंटेनेंस की भी बात आती है। तो अब इस कानून के तहत यदि एक लड़का और एक लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और वो संबंध बाद में आगे चल के टूटता है, ख़त्म होता है, तो लड़की लड़के से गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस लेने की अधिकारी होगी। इतना ही नहीं, अगर इस रिश्ते में कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे को एक कानूनी वारिस के पूरे हक मिलेंगे। अब आप आगे देखें, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए आपको बताया गया कि आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। रजिस्ट्रार आपसे सवाल करेगा, जवाब करेगा, अच्छा कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और यदि आपकी उम्र 21 साल से कम है तो फिर वो आपके माँ बाप को सूचित करेगा। यानी अगर 21 साल से कम के लड़के लड़की लिव इन में रहना चाहते हैं तो उनके पेरेंट्स को, उनके वार्ड्स को, उनके माँ बाप को, उनका परिवार को सूचित किया जाएगा कि भाई आपके बच्चों ने ये फैसला लिया है। तो आप जानते हैं ना कि बहुत ढेर सारे संबंधों में जहाँ ये लड़का लड़की इस तरह रह रहे होते हैं, उनके परिवारों को खबर ही नहीं होती है, उनको पता ही नहीं होता है। तो अब इसके बाद ये आपके परिवार को बताना एक मैंडेटरी हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, रजिस्ट्रार के पास ताकत होगी कि वो आपके रजिस्ट्रेशन को मना कर दे, आपके लिव इन रिलेशनशिप को डिनाई कर दे। और ये इस पे होगा कि अगर रजिस्ट्रार को शुबह होता है, संदेह होता है, उसे समझ में आता है
कि लड़का या लड़की किसी को बहला के, फुसला के या दबाव में ये संबंध बनाया जा रहा है तो रजिस्ट्रेशन करने से इनकार कर सकता है। उसको अगर ये भी लगता है कि अगर नैतिकता के आधार पे कोई बहुत गलत रिश्ता बन रहा है तो उसको भी वो मना कर सकता है। हालांकि नैतिकता कैसी होगी ये रजिस्ट्रार के विवेक पर छोड़ दिया गया है। फाइनली रजिस्ट्रार के पास ये जो एक लिस्ट होगी कि साहब ये कपल्स हैं, ये जोड़े हैं जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, तो ये लिस्ट और ये रिकॉर्ड कोई थर्ड पार्टी भी एक शुल्क है उसको जमा करके देख सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है। अब इसको लेकर लिबरल सर्कल्स में बहुत हंगामा मचा हुआ है। उनका कहना है कि साहब लिव इन रिलेशनशिप हमारा हक है, हम आराम से इसमें रह सकते हैं और आप उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते। अब देखें, मैं इसकी नैतिकता में नहीं जाना चाहता, मैं इसकी मोरालिटी में नहीं जाना चाहता, सही है गलत है मैं कौन होता हूँ बताने वाला, पर मुझको एक हिपोक्रेसी, एक दोगलापन ज़रूर नज़र आता है कि एक तरफ जिस चीज़ को आप अपना हक बता रहे हैं, दूसरी तरफ आप उसी बात के सार्वजनिक होने से डर रहे हैं। तो यदि वो आपका हक है, यदि वो सही है, यदि आप सही हैं, तो आप उसको सार्वजनिक होने से डर क्यों रहें? शादी करके तो कोई नहीं छुपाता। तो फिर अगर आप लिविंग रिलेशन को भी आप इसी तरह एकदम नैसर्गिक अधिकार मान के चल रहे हैं शादी की तरह, तो आप उसको छुपाने पर क्यों आमादा हैं? बहरहाल इस कानून के तहत ये बात अब लुकी छिपी नहीं रह पाएगी। बात और सामने आई जब ये मसौदा जिन लोगों ने तैयार किया उनसे बात की गई कि साहब आपने क्या ग्राउंड्स लिए। उन्होंने कहा कि साहब जब हम इसका मसौदा तैयार कर रहे थे, बिल तैयार कर रहे थे, विधेयक तैयार कर रहे थे, उस दौरान उत्तराखंड में बहुत बड़ी मात्रा में लोगों ने उनको अप्रोच किया और कहा कि साहब आप इसमें, वो मसौदा तैयार हो रहा था शादी के लिहाज से और बाकी चीज़ों के लिहाज से, शादी, तलाक, मेंटेनेंस, अडॉप्शन और इनहेरिटेंस, विरासत, लेकिन तमाम लोगों ने इस कमेटी को अप्रोच किया और कहा कि साहब इसमें लिव इन रिलेशनशिप भी आप डालें। उनका कहना था कि उत्तराखंड में ख़ास तौर पे ये लिव इन रिलेशनशिप एक अपने पीक पे और बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इसके लेके वहाँ का जो समाज है और ख़ास तौर पे जो मध्यम वर्ग है इसको लेके बहुत चिंतित नज़र आया। तो उनकी मांग पर, उनकी डिमांड पर ये लिव इन रिलेशनशिप वाली बात इसमें डाली गई। उत्तराखंड में एक दूसरी बात भी है, उत्तराखंड से बहुत ढेर सारे लव जिहाद के मामले रिपोर्ट होते रहे हैं, सही या गलत मैं नहीं जानता, लेकिन इसको लेके बहुत ढेर सारे मामले सामने आते रहे हैं। तो माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं लव जिहाद पे भी एक नकेल कसने के लिए लिव इन रिलेशनशिप को इस कानून में, यूनिफॉर्म सिविल कोड में डाला है। तो ये था इसका लिव इन रिलेशनशिप का पहलू जो मैं समझता हूँ कि इस पूरे कानून का एक बड़ा दिलचस्प पहलू था। एक आखिरी बात, इस कानून में हलाला को क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, यानी एक शख्स अगर अपनी तलाक दी हुई पत्नी से दोबारा शादी करना चाहता है और इसके लिए यदि वो अपनी पत्नी को हलाला के लिए मजबूर करता है, अच्छा हलाला क्या है आप जान लें, मुस्लिम लॉ में एक पति यदि अपनी पत्नी को तलाक दे देता है और आगे चल को किसी भी कारण से उसको अपनी गलती का एहसास होता है या फिर वो दोबारा उससे किसी भी कारण से शादी करना चाहता है, तो इसके लिए पत्नी को हलाला के लिए मजबूर किया जाता है। हलाला एक ऐसी प्रथा है जिसमें पत्नी को अपने पति से दोबारा शादी, अपने तलाकशुदा पति से दोबारा शादी करने से पहले किसी गैर मर्द के साथ शादी भी करनी पड़ती है और उससे संबंध भी बनाने पड़ते हैं। तो इसको लेकर हमेशा से बहुत विरोध होता रहा है कि साहब तलाक पति देता है और हलाला पत्नी के ऊपर कराया जाता है। तो इनफैक्ट समाज के अंदर से भी इसको, एक मुस्लिम समाज के अंदर से भी इसको एक बुरी प्रथा माना गया है, लेकिन अब तक इसकी रोकथाम नहीं हुई थी। इस कानून में ऐसे किसी भी शख्स को जो अपनी पत्नी को दोबारा अपने उससे शादी करने के लिए उसे हलाला से गुजरने पे मजबूर करता है, उस पर फ़ाइन और उसको जेल दोनों की व्यवस्था है। तो आप मान के चलें कि अब हलाला होना आसान नहीं होगा, बल्कि देखा आप उत्तराखंड से ही अभी हाल में खबर आई है जहाँ पे एक 65 वर्षीय बुजुर्ग, उन्होंने हलाला के नाम पे एक स्त्री से शादी किया, यंग लड़की से शादी किया और उसके बाद उसको तलाक देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मेरे पास कोई पत्नी नहीं है, मैं इसको तलाक नहीं दूंगा। और अब पति जो है मारा मारा फिर रहा है और बरेली तक आ गया और वो तमाम ये जो मुस्लिम ग्रुप्स हैं और जो मुस्लिम बड़े संस्थान हैं उनसे मदद की गुजारिश कर रहा है। बहरहाल कम से कम उत्तराखंड के लिहाज से अब हलाला अपने आप में अपराध हो गया है और ऐसी कोई भी कोशिश लोगों को जेल पहुंचा देगी। अच्छा, शादी के लिहाज से भी यूनिफॉर्म सिविल कोड में आम तौर पे
आपके कज़न से और रिश्ते में भाई बहन लगने वाले लोगों से शादी मना होती है, हिंदू मैरिज एक्ट में मना है। पर जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि वो कहते हैं कि आप अपने कज़न से या अपने रिश्ते के भाई बहन से शादी नहीं कर सकते अनलेस, जब तक वो आपके समाज की एक परंपरा ना हो। अभी देखिए बड़ी बात है, उन्होंने आपको एक इसमें छूट दे दी। और हम जानते हैं कि मुस्लिम समुदाय में मामा के लड़के से, चाचा के लड़के से, बुआ के लड़के से, मौसी के लड़के से शादी बहुत बड़ी मात्रा में होती है। तो माना जा रहा है कि जो कज़न्स में शादियां हो रही हैं मुस्लिम समुदाय में, उनको इसमें छूट दे दी गई है और उनको रोका नहीं गया है। और ये कानून वैसे तो उत्तराखंड में बना है, लेकिन अगर जिस दिन ये एक राष्ट्रव्यापी स्वरूप लेगा, पूरे देश में लागू होगा, तो दक्षिण भारत में हिंदुओं के भी एक हिस्से में देखा गया है जहाँ पे कज़न से शादी करने का प्रचलन है। लेकिन वो मामला अभी नहीं उठता क्योंकि ये बात सिर्फ उत्तराखंड की हो रही है। और उत्तराखंड में हिंदुओं में भाई बहनों, या मतलब जिन्हें आप भाई या बहन मानते हैं, चाचा की लड़की, मामा की लड़की, इन सबसे शादी करने का प्रचलन नहीं है। ट्रिपल तलाक का जहाँ तक सवाल है, वो आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही ख़त्म कर चुकी है। एक दिक्कत आ सकती है मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता को लेके। आपको याद होगा शाबानो वाला केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बूढ़ी महिला को महीने का 125 रुपया 26 रुपया कुछ गुजारा देने को कहा था तलाक के बाद। उनके शौहर बहुत अमीर भी थे, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम समुदाय सड़कों पर उतर आया और राजीव गांधी को अंततः कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश पलटना पड़ा। और अब कानून यही है मुस्लिम पर्सनल लॉ का कि साहब, इद्दत का जो एक उनका समय होता है तकरीबन 4 महीने का, उसके बाद एक मुसलमान पति, एक मुसलमान शौहर तलाक के बाद अपनी पत्नी को कोई खर्चा और कोई गुजारा भत्ता, कोई मेंटेनेंस नहीं देगा। लेकिन इस कानून में उसको मेंटेनेंस को देना जैसे हिंदुओं के लिए है और बाकी लोगों के लिए है, कंपलसरी और ज़रूरी कर दिया गया। अब झक मार के शौहर को देना ही पड़ेगा। फिर एक आखिरी एक इनहेरिटेंस वाली बात यानी विरासत वाली बात आती है। आम तौर पे मुस्लिम लड़कियों को अपने घर में शिया और सुन्नी का अलग अलग है, कहीं 1/4, कहीं 1/3, इस तरह करके हिस्सा मिलता है। इस कानून में लड़कियों को बराबर का हक दे दिया गया है। और एक अंतिम पॉइंट जो जिस पे ये एक बिल रोशनी डालता है वो है अडॉप्शन का, यानी गोद लेने का अधिकार। तो आप जानते हैं कि जो एक सेकुलर लॉ होता है, जो हिंदुओं में होता है, कि अगर आप किसी को गोद लेते हैं, कानूनी तौर पे गोद लेते हैं, तो गोद लिए हुए बच्चे को एक नैसर्गिक बच्चे, एक कुदरती बच्चे, आपके अपने बच्चे जितने तमाम हक मिल जाते हैं विरासत के, आपकी संपत्ति के, आपके नाम के, हर चीज़ के। पर इस्लाम में गोद लेने का कोई कंसेप्ट नहीं है। वो मानते हैं कि आप एक बच्चे को मदद कर सकते हैं पर आप उसे गोद नहीं ले सकते, उसे आप अपना नाम नहीं दे सकते, आप उसे अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दे सकते। तो इस कानून से वो भी बदल जाएगा और हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या पारसी हो, ईसाई हो, जैन हो, बुद्ध हो, सब लोग कानूनी तौर पे न सिर्फ गोद ले सकेंगे बल्कि गोद लिए बच्चों को उनका पूरे हक, पूरे हुकूक, पूरा अधिकार प्राप्त होगा।